नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो राष्ट्रपति से संबंधित रहेंगे। ये वो आर्टिकल हैं, ये वो अनुच्छेद हैं जिनसे क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस पूरे हैं। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में मैं आपसे कई ढेर सारे क्वेश्चंस भी पूछूंगा। यदि आप उन क्वेश्चंस के आंसर देंगे तो इसमें आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आप यदि कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो फ़ायदा आपका होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, भारत एक विविधताओं से भरा देश है, हम सभी जानते हैं। तो इतने बड़े देश में देश का प्रथम नागरिक तो कोई होगा ना। जी हाँ, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी हैं। अब भारत देश में कार्यपालिका है यानी एग्जीक्यूटिव है। तो केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन शामिल होगा? जी हाँ, केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत यानी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके अतिरिक्त महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल शामिल होते हैं। हमारे देश में कार्यपालिका है यानी एग्जीक्यूटिव है, तो उसका हेड भी होगा कोई न कोई, उसका प्रमुख भी कोई न कोई होगा। जी हाँ, उसके प्रमुख है राष्ट्रपति जी। अब भारत कोई संवैधानिक राजतंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाला देश नहीं है। यदि ऐसा होता तो उसमें राजा या रानी होता जो वंशानुगत कार्य करता, क्योंकि भारत एक रिपब्लिक देश है, एक गणतंत्र राष्ट्र है। तो इसमें जो हेड ऑफ स्टेट होता है यानी भारत राज्य का मुखिया राष्ट्रपति होता है जो निर्वाचित होता है। ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में जो हेड ऑफ स्टेट होता है, भारत राज्य का मुखिया होता है, वो निर्वाचित होता है। हालांकि उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, अब आप बताइए कि अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है, यानी डायरेक्ट तथा इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है। देखिए, आप कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करते रहिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं पता है तो उसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो इसमें फ़ायदा आपका होगा। तो राष्ट्रपति भारत में है, ये किस कंट्री से लिया गया है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। अब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो किसी न किसी तरीके से होगा, किसी न किसी मेथड से होगा, मैनर से होगा। तो वो मैनर कौन सा है? अब आपके लिए फिर से क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से होगा, किस मेथड से होगा, यह किस देश से लिया गया है। अब राष्ट्रपति का कोई कार्यकाल भी तो होगा, यानी राष्ट्रपति का कोई टर्म ऑफ ऑफिस भी तो होगा। जी हाँ, वो कितना होता है ये आप कमेंट में करके बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो में केवल मैं आर्टिकल्स के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं आगे। भारत में राष्ट्रपति के पुनः चुनाव की पात्रता होती है। ऐसा यूएस में नहीं होता है, क्योंकि यूएस में नंबर ऑफ टाइम्स राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता है। हमारे यहाँ क्या होता है, इंडिया में कई बार, जितनी बार वो चाहे उतनी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। तो आप बताइए कि अमेरिका में मैक्सिमम कितनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है। अब एक बात यह है कि भाई, राष्ट्रपति के निर्वाचन की कोई न कोई योग्यता तो होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई राष्ट्रपति बन सकता है। अब राष्ट्रपति के कार्यकाल की कुछ शर्तें भी रही होंगी। अब राष्ट्रपति को कोई शपथ भी तो दिलाएगा, और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। संसद के पास यह शक्ति होती है कि वह राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट प्रोसेस लगा सकती है। अब राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति भी होती है। अब जब संसद कोई बिल पारित करती है तो उससे राष्ट्रपति अनुमति प्रदान करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता है। ऑर्डिनेंस किन किन शर्तों में जारी होता है, ये आप कमेंट में बताएंगे। राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है कि वह सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। और क्या सुप्रीम कोर्ट से परामर्श यदि राष्ट्रपति ने लिया तो क्या उस परामर्श से राष्ट्रपति बाध्य रहेगा या नहीं रहेगा, आप कमेंट में करके बताएंगे। अब मान लीजिए देश में सब कुशल मंगल चल रहा है, लेकिन चाइना अटैक कर देता है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल यानी इमरजेंसी यानी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। अब आप बताइए कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्र आपातकाल लगाया जा चुका है।
और वो कौन कौन सी डेट्स हैं जिन पर राष्ट्र आपातकाल लगाया गया था और वो क्यों लगाया गया था, उसके पीछे वजह क्या रही है, ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। अब यदि राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है तो राज्यपाल के रिपोर्ट पर राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन इम्पोज कर सकता है, लगा सकता है। और यदि आर्थिक संकट आ जाए, यदि देश में आर्थिक संकट आ जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति वित्त आपातकाल लागू कर सकता है। दोस्तों, भारत में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है और सबसे पहला स्टेट कौन सा था जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? उसके बाद दोस्तों, भारत में कितनी बार वित्त आपातकाल लगा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है? क्या भारत में वित्त आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया गया? अब ये सब सुनाने के बाद मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो गया होगा। ध्यान रहे कि इस वीडियो से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इस वीडियो को आप बार बार सुने, बार बार देखें। चलिए अब चलते हैं स्क्रीन पर और वहाँ देखते हैं जो भी मैंने आपको सुनाया है, इनसे हम कौन कौन से आर्टिकल्स को निकाल सकते हैं, तो आपके दिमाग में ईजिली वो चीज़ बैठेगी। अभी जो भी कुछ आप लोगों ने सुना, आई होप आपको समझ में पूरा आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। जैसा कि हम लोग राष्ट्रपति से जुड़े आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग एटलीस्ट इन आर्टिकल्स को डेफिनेटली याद रखें, क्योंकि ये आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल 52 बोलता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति, यानी भारत में राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 बोलता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, यानी संघ की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताता है। उसके बाद आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54, इसमें इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात की गई है। उसके बाद आर्टिकल 55 यानी अनुच्छेद 55, इसमें मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत क्या है, उसके बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 56 की अगर बात करें, अनुच्छेद 56, इसमें लिखा हुआ है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रपति कितने वर्ष तक ऑफिस में रहता है, उसका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है। आर्टिकल 57 अनुच्छेद 57 में लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी फॉर द री इलेक्शन यानी पुनर्निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति की पात्रता होती है। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 58 यानी अनुच्छेद 58 में, इसमें लिखा हुआ है क्वालिफिकेशंस फॉर द इलेक्शन एज प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्वालिफिकेशंस, अहर्ताएं। उसके बाद में आर्टिकल 59 यानी अनुच्छेद 59 में लिखा हुआ है कंडीशंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफिस यानी राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, कंडीशंस। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60, इसमें लिखा हुआ है ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। आप लोगों में से अगर किसी को पता है कि ओथ का मीनिंग क्या होता है और अफर्मेशन का मीनिंग क्या होता है, क्या दोनों सेम होती हैं या अलग अलग होती हैं? अगर आपको पता है तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, मैं चेक करूंगा। नहीं तो अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में लिखें, तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें ओथ और अफर्मेशन से जुड़े अन्य सभी टॉपिक पर बात करूंगा, ठीक है। चलिए आर्टिकल 61, इसमें लिखा हुआ है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात की गई है। दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस तरीके से, किस प्रोसेस से चलाया जाता है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। आर्टिकल 72, अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रपति के पास एक पावर है जो है पार्डन की, यानी राष्ट्रपति ग्रांट कर सकता है पार्डन्स को, ठीक है, वो पार्डन दे सकता है, क्षमादान दे सकता है। अब इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे मान लीजिए एक कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया है और उसको सजा हुई है, तो वो राष्ट्रपति से क्या बोलेगा? वो राष्ट्रपति से बोलेगा राष्ट्रपति जी मेरा
7-2, ठीक है, 7-2। तो 7 को यानी 7 को मैं बोलता हूँ 7। बेसिकली हिंदी में हम इसको 7 पढ़ते हैं और ये 2 होता है। इंग्लिश में 7 और 2 होता है। तो 7 को हम 7 पढ़ते हैं और 2 को 2, यानी 7-2 यानी 7-2। तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति से बोलेगा कि सर प्लीज मेरा साथ दो, यानी आर्टिकल 72, ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति जी ने साथ दे दिया तो क्षमादान मिल जाएगा, नहीं दिया तो फिर प्रॉब्लम रहेगी। तो आर्टिकल 72 आई होप आपको याद रहेगा। इसमें लिखा हुआ है कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एटसेट्रा एंड टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंसेस इन सर्टन केसेस, यानी क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति इसमें निहित है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप लोग इस आर्टिकल को नहीं भूलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। एनर्जी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 111, आर्टिकल 111, इसमें लिखा हुआ है असेंट टू बिल्स, यानी विधेयकों पर अनुमति राष्ट्रपति जी देते हैं। आर्टिकल 123, 123, अनुच्छेद 123, इसमें लिखा हुआ है कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अध्यादेश की जो मैक्सिमम लाइफ होती है वो कितनी होती है, ठीक है। आर्टिकल 143, 143, इसमें लिखा हुआ है कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित है। चलिए आगे बात करते हैं। ये 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन 3 आर्टिकल्स के बारे में संविधान के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में बात की गई है, वो कौन सा पार्ट है। जैसा हम जानते हैं कि हमारे संविधान में 1 से लेकर के 22 तक एक्चुअल में मूल रूप से भाग थे। हालांकि अभी वर्तमान में कितने भाग हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ये जो इमरजेंसी की पावर्स हैं ये किस पार्ट में बताई गई हैं। चलिए हम बात करते हैं आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352, इसमें लिखा हुआ है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। कौन सा आपातकाल की घोषणा कर सकता है? दिस इज नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 में लिखा हुआ है कि प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, यानी राज्यों संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध बताए गए हैं। यानी यदि स्टेट के अंदर स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो जाए तो राज्यपाल जी राष्ट्रपति को नोटिस, राष्ट्रपति को रिपोर्ट देंगे और उसके आधार पर फिर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकेगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 360 की, 360 की, इसमें लिखा हुआ है कि प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध। अब आपसे मैं क्वेश्चंस पूछता हूं दोस्तों, भारत में कितनी बार, इंडिया में कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है? आप उनका डेट के साथ साथ और क्यों लगाई गई थी आप जरूर बताएंगे। दूसरा, भारत में कितनी बार, अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? और पहला ऐसा कौन सा स्टेट था जहां पे सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, यानी आर्टिकल 356 का उपयोग किया गया था? और एक और बात आपको कमेंट में तुरंत करना, भी कभी तुरंत करना है कि भारत में कितनी बार वित्त आपातकाल लगा है? क्या 1 बार, 2 बार, 3 बार या 1 बार नहीं? तो मैं कमेंट का वेट करूंगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, तो आपको लगातार ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।